तंदूरपुर गांव सुंदर जंगलों के बीच बसा हुआ था। खेत में कुछ किसान काम कर रहे थे। बलिया अपने खेत में थका हुआ और परेशान मुखिया के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। मुखिया जी, ऐसा गलत मत कीजिए। अगर आप मेरा खेत छीन लेंगे तो मेरे बेगम बच्चे भूखे रह जाएंगे। बकवास बंद करो बलिया, तुम्हारा कर्ज आज तक नहीं चुका। जब भी पैसे मांगता हूँ तुम कोई न कोई बहाना बना ही देते हो। एक दिन तुम्हारे घर पर कोई बीमार था, कहीं और कोई बीमार था। अब मैं तुम्हारी इन बातों को और नहीं सुन सकता। मुखिया के शब्दों से बलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक पास से गुजर रही राधा रुक जाती है। वो बलिया चाचा की हालत देखकर सब समझ जाती है और गुस्से में मुखिया की ओर जाती है। मुखिया जी, ये अत्याचार बंद कीजिए। हर बार गरीबों पर जुल्म करना आपकी आदत बन चुकी है। लेकिन याद रखिए, वो दिन दूर नहीं जब आपको अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो राधा। वैसे भी मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई मोहन की हरकतों से तंग आ चुका हूँ। तुम हमेशा कस्बे वालों को मेरे खिलाफ भड़काते रहते हो। राधा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। खेत खाली करो चलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बलिया सिर झुकाए मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। मुखिया अपने आलीशान घर में था। बलराम, उसका करीबी साथी, वहीं पास में खड़ा था। मुखिया गहरी सोच में डूबा था। मुखिया जी, अब तो राधा और मोहन का कुछ करना होगा। ये दोनों भाई बहन हमेशा कस्बे वालों को आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं। अगर ऐसा होता रहा ना, तो एक दिन पूरा कस्बा आपके खिलाफ हो जाएगा। मुखिया बलराम की बात सुनकर मुस्कुराता है। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा बलराम। सालों पहले राधा और मोहन का अब्बू भी मेरे से कर्ज लेता था, लेकिन तुम्हें याद है ना उसके साथ क्या हुआ था? हाँ मुखिया जी, वो जमींदार के खंडहर हवेली के तंदूर में गया और कभी वापस नहीं आया। ठीक वैसे ही मैं राधा और मोहन को भी वहाँ भेजने का इंतजाम करूँगा। इधर राधा थकी हुई घर में घुसती है। मोहन, आज मैं खेत से आ रही थी। मुखिया ने बलिया चाचा के साथ जो किया वो सहा नहीं जाता। मैं मुखिया को डांट कर आई हूँ। तुमने ठीक किया राधा। हमें कस्बे वालों का हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। मुखिया जैसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना ही सही रास्ता है। राधा और मोहन की बातचीत चल रही होती है कि विमला गुस्से में वहाँ आती है। तुम दोनों मेरी बात कभी नहीं मानोगे। मैंने कितनी दफा कहा है कि गांव वालों के मामलों में दखल अंदाजी मत करो। मुखिया जो करता है करने दो। तुम लोगों को बोलने की क्या जरूरत है? अम्मी, हम अपनी आंखों के सामने जुर्म कैसे सह सकते हैं? मुखिया लोगों की जमीन छीन रहा है और आप कहते हैं कि हम लोग चुप रहे? क्या आपने हमें इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि हम भी बुज़दिलों की तरह जिए? विमला गहरी सांस लेते हुए अपने बच्चों को गौर से देखती है और गंभीरता से कहती है, तुम्हें अब वो राज की बात बतानी ही होगी। ये गांव वाले सच जानते हैं, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कहते। तुम्हारे पापा भी मुखिया के खिलाफ थे। उन्होंने भी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन क्या अम्मी? हमें अब तक क्यों नहीं बताया? सालों पहले मुखिया और उसका साथी बलराम रात को हमारे घर आए थे। उन्होंने तुम्हारे पापा को घसीटते हुए जमींदार की हवेली में बंद कर दिया। उसके बाद तुम्हारे पापा कभी वापस नहीं आए। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जमींदार की हवेली? मैंने सुना है जो भी वहाँ आता है वो कभी वापस नहीं आता। आखिर उस खंडहर का रहस्य क्या है? ये बहुत पुरानी बात है। इस गांव पर कभी एक जमींदार की हुकूमत थी। वो अंग्रेजों के लिए काम करता था। एक दिन एक बड़े अंग्रेज अधिकारी ने गुस्से में जमींदार को हुक्म दिया कि पूरे गांव को जिंदा जलाकर मार दो। जमींदार ने अपनी हवेली में एक बड़ा तंदूर बनवाया और गांव वालों को उसमें फेंक दिया। लेकिन उसी वक्त एक साधु महाराज वहां पहुंचे। उन्होंने जमींदार को श्राप दिया और उस हवेली को बर्बाद कर दिया। अगले दिन जमींदार गायब हो गया और उसकी हवेली खंडहर बन गई। मोहन और राधा दोनों बुरी तरह चौंक जाते हैं। तो क्या वो तंदूर आज भी वहाँ है? कुछ लोगों का कहना है कि तंदूर अभी भी वहीं है और कभी कभी उसमें से रंग बिरंगी किरणें भी निकलती हैं। राधा और मोहन गहरी सोच में डूब गए। अगले दिन राधा और मोहन मुखिया के घर पहुंच गए।
मुखिया, अब मुझे सब पता चल गया है। तुम ही वो आदमी हो जिसने हमारे अब्बू को गायब किया। ओह, तो तुम्हें पता चल गया। लेकिन तुम हकीकत जानकर भी क्या करोगे? मेरे खिलाफ बोलने की जुर्रत मत करना, वरना अंजाम वही होगा जो तुम्हारे अब्बू का हुआ था। हमें सीधे सीधे बता दो, हमारे पापा को तुमने कहाँ छुपाया है, वरना हम पुलिस में शिकायत करेंगे। शिकायत करोगी? पुलिस को भी कुछ नहीं मिलेगा। इस कस्बे में आज तक जिसने भी मेरी बात नहीं मानी, उसे हम जमींदार की हवेली के तंदूर में फेंक देते हैं। वहाँ जो जाता है उसका नामो निशान मिट जाता है। तुम्हारे ये जुल्म अब नहीं चलेंगे। हम तुम्हारी पोल खोल कर रहेंगे। अगर तुम्हें अपने अब्बू का हकीकत जानना है तो जाओ, जमींदार की हवेली में तंदूर के पास जाओ और देखो। लेकिन याद रखना, अगर कोई वहाँ गया तो कभी वापस नहीं आएगा। राधा और मोहन गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। राधा और मोहन चांदनी रात में खंडहर हवेली के पास पहुँचते हैं। हवेली के आसपास घना अंधेरा और खामोशी थी। अचानक एक साधु उनके सामने आ गए। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह खौफनाक है। हम अपने पापा को ढूंढने आए हैं। हमें लगता है कि उस तंदूर में जाने से हमें उनके बारे में पता चलेगा। तुम दोनों को तुम्हारे अब्बू की हकीकत जरूर पता चलेगी, लेकिन याद रखना, तंदूर के पास जाने पर कुछ रहस्यमय चीजें हो सकती हैं। घबराना मत, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तंदूर में कूद जाना, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। इतना कहकर वो साधु वहाँ से चला जाता है। राधा और मोहन एक दूसरे को देखते हैं और खंडहर हवेली में घुस जाते हैं। खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा सा तंदूर बना हुआ था। उससे रहस्यमयी रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी। राधा और मोहन धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। राधा और मोहन डर पर काबू पाकर तंदूर में कूद जाते हैं। तंदूर में कूदने के बाद राधा और मोहन खुद को एक बड़े से घर में पाते हैं। वो घर एक बहुत बड़ी हवेली के आकार का बना हुआ था, जहाँ पर ऐशो आराम के सारे सामान मौजूद थे। ये कहाँ है हम? ये घर कितना खूबसूरत है। अजीब बात यह है कि ये घर इस तंदूर के अंदर है, लेकिन ये एक ख्वाब जैसा लगता है ना? इस घर का रहस्य क्या है और क्या हमारे पापा यहाँ हो सकते हैं? तभी उस घर के कमरे से कुछ लोग और एक बुजुर्ग आदमी उन दोनों के सामने आते हैं। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राधा सारी बात उस बुजुर्ग को बताती है। हम अपने पापा को ढूंढ रहे हैं। भीड़ से एक आदमी बाहर आता है। वो कोई और नहीं, मोहन और राधा के पापा थे। अब्बू, ये कैसे हो सकता है? आप इतने सालों से यहाँ हैं। बेटा, जब मुखिया ने मुझे तंदूर में फेंका तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ पर आने के बाद मैं समझ गया कि ये कोई मामूली जगह नहीं है। तो क्या यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता? नहीं, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। इस घर पर एक श्राप है। मोहन के पापा राधा और मोहन को उस घर के बाहर बगीचे में एक तालाब के पास ले जाते हैं। वहाँ कुछ और गांव वाले भी इकट्ठा होते हैं। मोहन के पापा मोहन और राधा से कहते हैं कि अगर कोई ऐसा आदमी जिसके मन में दूसरों के लिए मोहब्बत हो, अगर वो आदमी यहाँ पर फंस जाता है और अगर उस आदमी की औलाद उसे आजाद कराने के लिए यहाँ तक आ जाती है, तो वो तंदूर से बाहर आ सकते हैं। तभी रंग बिरंगी रोशनी में वही साधु आ जाते हैं जो पहले खंडहर के बाहर मिले थे। आप? हाँ, मैं। अब वक्त आ गया है कि तुम सब जानो। सालों पहले जब ये कस्बा तंदूरपुर कहलाता था, यहाँ जमींदार का राज था। जमींदार ने कस्बे वालों पर जुर्म करना शुरू कर दिया। मैंने कस्बे वालों से कहा कि वो एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े रहे, लेकिन वो डर गए। तभी अंग्रेज अफसर ने कस्बे को सजा देने का हुक्म दिया। जमींदार ने एक तरकीब लगाई और हवेली के अंदर एक बड़ा तंदूर बनवाया। उसने एक एक करके सभी कस्बे वालों को तंदूर में फेंकना शुरू कर दिया। मैं गुस्से से भर गया। मैंने कस्बे वालों की बुज़दिली और जमींदार की बदतमीजी की वजह से इस जगह को श्राप दे दिया। तंदूर में फेंके गए लोग मरते नहीं, लेकिन कभी बाहर नहीं आ सकते। जमींदार मेरी श्राप की वजह से उसी वक्त जलकर राख हो गया और हवेली खंडहर में तब्दील हो गई। तो आप ही ने ये श्राप दिया था? हाँ, लेकिन अब इसे तोड़ने का वक्त आ गया है। इस श्राप को तोड़ने के लिए किसी एक निडर आदमी को तालाब में कूदकर अपना बलिदान देना होगा। मैं ये कुर्बानी दूंगा। नहीं मोहन, मैं करूंगी।
ये मेरा फर्ज है। मोहन तालाब में कूद जाता है और तालाब से तेज रोशनी निकलती है। सभी गांव वाले श्राप से आजाद हो जाते हैं और तंदूर से बाहर आ जाते हैं। मुखिया और बलराम वहीं खड़े थे। इन दोनों को सजा दो।